ठीक है दोस्तों, तो अब टाइम आ गया एक प्रिडिक्शन वीडियो का, जो कि लास्ट हमारी प्रिडिक्शन वीडियो होने वाली है। हो सकता है आपको एक प्रिडिक्शन वीडियो का टाइम ना लग रहा हो, लेकिन ये सच में है, क्योंकि अभी से लेकर के 17 दिसंबर तक अब कुछ भी नहीं बदलने वाला है। सारे बॉडी बिल्डर्स क्वालिफाइड हैं, एक्सेप्ट अगर किसी और एक बॉडी बिल्डर को स्पेशल इन्वाइट मिल जाए, जो कि अब बहुत एक मुश्किल चीज़ लगती है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ एथलीट्स ना आए, और ऐसा होने वाला है भी, वो मैं आगे बताता हूँ। फिलहाल वीडियो को इतने दिनों बाद लाने का मकसद ये है कि यार बहुत दिनों से बीमार चल रहा था और तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी, तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था कि वीडियो किसी भी तरह बना था। अभी भी कोई बहुत अच्छी तबीयत नहीं है, तो अभी बन गई है, बहुत स्लो स्लो बनते बनते आज ये पब्लिश हो रही है आपके सामने। अगली वीडियो कोशिश करूँगा जल्दी लाने की, अगर ला पाया तो। बाकी देखते हैं यार ये महीना अब किस तरह जाता है, बाकी हर चीज़ कोशिश करता हूँ ऑन ट्रैक लाने की। तो यहाँ पर क्योंकि डेडलाइन भी खत्म हो चुकी है ओलंपिक के क्वालिफाई करने की, हर चीज़ ओवर हो चुकी है, तो इसलिए जो एथलीट्स की लिस्ट हमारे पास में है वही रहेगी। और 17 तारीख से 20 तारीख के बीच में मिस्टर ओलंपिया इस साल रहने वाला है, दिसंबर के महीने में। तो दोस्तों अभी करीबन 5 हफ्ते पड़े हैं मिस्टर ओलंपिया को स्टार्ट होने में, और यहाँ पे चीज़ें कई सारी अब एक्साइटिंग होती जा रही है। जहाँ हमने देखा कि कुछ बॉडी बिल्डर्स बाहर निकाल दिए गए थे या निकल गए, वहीं हमने देखा कुछ बॉडी बिल्डर्स को स्पेशल इन्वाइट के थ्रू एंट्री मिली। यहाँ पर फ्लेक्स लुइस की एक जेन्युइन प्रॉब्लम थी कि उनके साथ शोल्डर इंजरी थी, जिसकी वजह से वो कंटिन्यू नहीं रख सकते थे, और उन्होंने स्पेशल इन्वाइट को ठुकरा दिया, या फिर वो नहीं आ पाए ओलंपिया में, जबकि वो आना चाहते थे। यहाँ पर बिग रैमी, जो कि कोरोना के कारण compete नहीं कर पाए थे और ओलंपिया के लिए क्वालिफिकेशन नहीं हासिल कर पाए, उनको एक स्पेशल इनवाइट मिल गया। इसी दौरान हम देखते हैं कि 212 में पहली बार क्वालिफाई हुए कियोन पियर्सन, जिन्होंने कि अपना डेब्यू शो खेला और उसी को जीत करके ओलंपिया के लिए क्वालिफाई कर गए। बहुत बढ़िया तरीके से वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने भी मना कर दिया कि मैं इस साल ओलंपिया में नहीं खेलने वाला हूँ। और वहीं हम देखते हैं कि शॉन रोडन, जिनसे कि काफ़ी उम्मीदें थी इस साल खेलेंगे, उनको भी आने और कम्पीट करने नहीं दिया गया। पर इस साल फिर फिल हीथ ने इसके ठीक अपोजिट अनाउंस करा कि नहीं, मैं कम्पीट करने के लिए आने वाला हूँ, अपने 8th टाइटल को जीतने के लिए आने वाला हूँ, जिससे कि अगेन फैंस को नई उम्मीदें मिली और लगा कि नहीं यार, अब हमें एक बेहतर कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हमें हार्डी शुपन के इस साल के ओलंपिया के जो चांसेस थे वो पक्के होते हुए नजर आए, और कंफर्म हो गया उनकी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, कि हार्डी शुपन इस साल ओलंपिया में भी दिखेंगे, यूएस में वो आ सकते हैं। तो चीज़ें ख़राब भी हुई, पॉजिटिव भी हुई, और ओवरऑल एक डिसेंट लाइनअप, हमें अच्छा लाइनअप हमें देखने को मिला। साथ ही साथ ये चीज़ देखते हुए कि डेक्स्टर जैक्सन का ये लास्ट मिस्टर ओलंपिया है। तो आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे स्पेशली मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग की, क्लासिक फिजिक, मेंस फिजिक 212, इसकी बात आगे होती रहेंगी, लेकिन आज हम इससे स्टार्ट करते हैं। यही आज का टॉपिक है दोस्तों। कैसे आप सब, मेरा नाम है विरल, आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ओलंपिया यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ते हैं और स्ट्रेट अवे हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कौन बनेगा विनर इस साल के मिस्टर ओलंपिया का। नाम अगर मेरे दिमाग में एक आता है तो वो आता है यान वेलियर। यान वेलियर मुझे लगता है जजिस को इतने पसंद आए कि न्यूयॉर्क प्रो में उनको जिता ही दिया। उससे पहले भी उनको सेकंड प्लेसिंग दी गई थी टेम्पा प्रो में, जिसमें कि उन्होंने वर्स्ट एवर परफॉर्म करा, लेकिन फिर भी प्लेसिंग बहुत अच्छी दी जा रही है। तो कंफर्म इससे पता लगता है कि जजिस को उनकी फिजिक काफ़ी अच्छी लगती है। कितने मर्जी फ्लॉज हो, बट जजिस ऐसी फिजिक को पसंद करते हैं। सेकंड फिजिक जो हमने जजिस को इस साल पसंद करते हुए देखा वो रही जेम्स हॉलिंगसेट की। हाल ही में उन्होंने एक और शो बैक टू बैक जीता और 2021 के ओलंपिया की क्वालिफिकेशन भी पा ली। जेम्स की फिजिक को देख करके नहीं लगता कि वो क्लियरली इस शो को डिजर्व करते थे जीतना। पिछले शो की बात थोड़ी अलग थी, पिछले शो में फिर भी लग रहा था कि तीनों में से कोई भी जीत सकता था, लेकिन इस वाले शो की, जो कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स हुआ है, उसमें क्लियरली रीगन ग्राइम्स उनको बीट करते हुए नज़र आ रहे थे। बट जजेस आजकल क्या देख रहे हैं और कैसे देख रहे हैं मालूम नहीं। शायद जो फिजिक्स के अंदर ज़्यादा सेपरेशन, जो फिजिक्स ज़्यादा इम्परफेक्ट है जजिस को, वो आजकल ज़्यादा अच्छी लगने लग गई। और बॉडी बिल्डिंग आज के समय में सिर्फ एक साइज़ गेम बन के रह गया। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। तो यान और जेम्स हॉलिंगसेट मुझे लगता है इस साल कुछ ना कुछ करेंगे जिस हिसाब से जजिंग जा रही है। खैर, अगर जजिंग ठीक चली, पिछले साल की तरह नहीं की गई, ठीक से इस बार की गई, तो रिजल्ट्स क्या होने चाहिए इसके ऊपर हम प्रिडिक्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट्स इस साल साफ है, फिल हीथ को जीतना चाहिए। और जो जो सहमत है भाई वो हाथ उठा लो, जो नहीं है वो वीडियो को आगे देखो। यहाँ पर सिर्फ मैं फिल के जेनेटिक्स की बात नहीं करूँगा। अगर हम मानकर चले कि इस साल भी वो वर्स्ट एवर खेलते हैं, 2018 की तरह से भी इस बार दिखते हैं, अच्छा खासा गट उनका रहता है, स्टिल ब्रेंडन करी से वो बेटर दिखने वाले हैं, क्योंकि करी के पास में अभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि एक बहुत बड़ा उनका फैक्टर बने हुए जीत का। करी को देख करके लग रहा है कि उन्होंने इम्प्रोवाइज़ किया है पिछले साल से इस साल। वैसे किया है क्या उन्होंने सच में? क्योंकि लोग कहते तो मैंने बोल दिया, बाकी मुझे तो नहीं लगता। मैं पर्सनली श्योर नहीं हूँ कि उनके अंदर कुछ ऐसे इंप्रूवमेंट्स अभी आए हैं। लेकिन एक बात ज़रूर कह सकता हूँ कि इस बार क्योंकि टाइम अच्छा मिला है, बॉडी रिकवर, रेस्ट वगैरह सब अच्छा ले करके बैठी हुई है, तो इस वजह से उनके पास में ज़्यादा चांसेस है वो हमें शार्प दिखेंगे, क्योंकि पिछले साल वो शार्प नहीं आ पाए थे, वो कंडीशन नहीं आ पाए थे। ये चीज़ हो सकती है, पहले से हमें बेहतर ज़रूर दिखेंगे, इतना मैं बोल सकता हूँ। लेकिन ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स का क्या, ये एक साल में डेवलप होने वाली चीज़ नहीं है। थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाए,
पॉसिबल ही नहीं है। बॉडी बिल्डिंग का गेम ही ऐसा यार, सालों साल लग जाते हैं, चाहे कोई मिस्टर ओलंपिया ब्रैंडन करी जैसा भी हो, चाहे कोई नॉर्मल बॉडी बिल्डर भी हो। ये मतलब ऐसा नहीं है ना कि जो 400 मीटर की रेस होती है कि आप इस साल हार रहे हो, अगले साल आप प्रैक्टिस कर करके फर्स्ट आ गए। मसल गेन करना इन सबसे बहुत ऊपर की चीज़ है और टाइम लगता है। वहीं फिल हीथ को देखे तो उनके ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग्स इतने स्ट्रॉन्ग है और हर एक डिपार्टमेंट में ही स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए इतना ज़्यादा कंप्लीट बॉडी बिल्डर माने जाते हैं। पर फिल को जिताने की सबसे बड़ी वजह यह आती है, मैंने बोला जैसे कि अगर उनका गट भी होता है वो तब भी जीत सकते हैं, क्योंकि फिल जब पोज करते हैं ना, जब वो फ्लेक्स करते हैं मसल्स को, उनके अंदर एक अलग ही तरह का सेपरेशन, एक अलग ही तरह की राउंडनेस दिखती है। एक होता है रिलैक्स्ड खड़ा हुआ बॉडी बिल्डर, जैसे कि बिग रैमी रिलैक्स खड़े हुए बहुत ही गजब के दिखते हैं, ऐसा लगता है उनको कोई टच ही नहीं कर सकता। फिल ही तो उनके आगे कुछ भी नहीं दिखते रिलैक्स्ड पोजेज में, लेकिन जब वो पोज मारते हैं तो फिल की मसल्स निकल के आती है, एकदम गोल गोल सेपरेटेड, एकदम हार्डनेस। वो चीज़ किसी भी बॉडी बिल्डर के अंदर नहीं दिखती, किसी में भी नहीं। पोज मारते हुए बॉडी बिल्डर कैसा दिखता है और रिलैक्स्ड वो कैसा दिखता है, इस चीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ता है। और यही कारण है जो कि फिल हीथ को दूसरे इन सब बॉडी बिल्डर से ऊपर रखती है। इसलिए मैंने बोला कि फिल अगर ऑफ भी आते हैं तब भी जीतने का दम रखते हैं। करी के अंदर वो वाली चीज़ अभी नहीं है, उतनी मसल मैच्योरिटी अभी नहीं है, और यहाँ पर इसी वजह से मैं इनको फिल हीथ को फर्स्ट पे रखता हूँ। सेकंड प्लेसिंग की बात करूँ तो क्या ब्रैंडन करी? नहीं, मैं अभी भी यहाँ पर ब्रैंडन करी को सेकंड पे ना रख के हार्डी शूपन को सेकंड पर रखना चाहूँगा। ये क्या हो रहा है इधर? नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? हालांकि मैं समझता हूँ जजेस की प्रेफरेंस क्या रहती है, ज़्यादा साइज़ और राउंडनेस को वो देखते हैं। हार्डी ने पिछले साल जो करा था, लग रहा था कि उनको विनर होना चाहिए था। ऐसा मेरा मानना है कि हार्डी ने इस साल कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स थोड़े बहुत ज़रूर करे होंगे, जो स्टिल अभी भी उनकी फ़ोटोज़ को देख करके मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उनके कोच यानी हैनी रैम्बॉट का ही कहना है कि उनकी चेस्ट में थोड़ी थिकनेस ऐड हुई है, उनके शोल्डर्स, उनके आर्म्स के ऊपर कुछ वर्क किया गया है। लेग्स एज इट इज़ हमें दिखने वाले हैं, जो कि ऑब्वियसली उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा ही है। बैक के अंदर उतनी थिकनेस नहीं है, मालूम नहीं उसके ऊपर उन्होंने क्या काम किया होगा, लेकिन हार्डी का इस वक्त वजन लगभग 10 पाउंड्स ऊपर रहेगा इस साल के ओलंपिया में। जहाँ पिछले साल हमें वो 218 पे खेलते हुए नजर आए थे, इस साल वो करीबन 227 या 228 के आसपास खेलते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में 10 पाउंड्स का इम्प्रोवाइजेशन, 10 पाउंड्स की प्योर मसल्स ऐड करना एक बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है हार्डी के लिए ब्रैंडन करी के ऊपर प्लेस होना, और साथ ही साथ विलियम बोनैक के ऊपर भी प्लेस होना। इसलिए मैं सेकंड प्लेसिंग हार्डी शूपन को यहाँ पर देना चाहूँगा। थर्ड की बात करूँ ब्रैंडन करी, तो इस साल थर्ड प्लेसिंग उनकी रहनी चाहिए। अब अगेन अगर हार्डी ऑफ आ गए, जो कि आज तक तो हमने नहीं देखा, और करी ऑन आ गए, तो वो हार्डी को बीट कर सकते हैं। पिछले साल तो करा ही था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ इस साल भी रिपीट हो जाए, क्योंकि अगर इंप्रूवमेंट्स हार्डी शूपन ने सीरियसली करे होंगे तो ब्रैंडन करी के लिए उनको हरा पाना मुश्किल होना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के एक बात बताना चाहूँगा यार, कि इनके बाद में जितने भी एथलीट्स हैं, जैसे कि हार्डी शूपन मैंने सेकंड पे रखे, फिल को मैंने फर्स्ट पे, ब्रैंडन करी, विलियम बोनैक, बिग रैमी, डेक्स्टर, ये चारों एक ही लीग के एथलीट्स नज़र आते हैं। कोई भी किसी को हराने का दम रखता है, जो ज़्यादा अच्छा हारेगा वो उसको हरा जाएगा, और ये बात हमने देखी हुई है। बिग रैमी ने ब्रैंडन करी को कितनी बार हराया, लेकिन ब्रैंडन करी ने 2018 में उनको हराया था, उसके बाद से कभी बिग रैमी उनसे नहीं जीत पाए, क्योंकि बिग रैमी ने कम्पीट भी कहाँ करा है ज़्यादा। इस साल हमने देखा बिग रैमी डेक्स्टर और बोनैक से दोनों से हार गए, जबकि उन दोनों को हरा रखा है पास्ट में। तो सब एक दूसरे को हरा चुके हैं, सब एक दूसरे से हार चुके हैं। इसी वजह से ये बिल्कुल एक ऐसा डिसीजन रहेगा कि किसी को कहीं पे भी रखा जा सकता है। कौन किस दिन कैसा दिखता है उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि ब्रैंडन इस वक्त मिस्टर ओलंपिया है तो इन सबसे ऊपर है। मेरे हिसाब से एक ही लीग के एथलीट है, लेकिन यहाँ पर थर्ड पर मैं उनको डालता हूँ, और फोर्थ प्लेसिंग मेरे हिसाब से बिग रैमी की रह सकती है। एक फिर से वही वाली बात है कि चूज़ करने वाली बात है। अगर रैमी कैसी कंडीशनिंग उस दिन लेकर के आते हैं, ब्रैंडन को भी वो हरा सकते हैं। ये सिर्फ मेरी एक पर्सनल प्रेफरेंस है। मुझे लग रहा है कि वो कुछ इस बार थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से नहीं कर रहे। इस वजह से वो थोड़ा बैकअप करते हुए अपने आप को अच्छा डिस्प्ले कर सकते हैं इस साल के ओलंपिया में, बिग रैमी। और इसलिए मैंने उनको ब्रैंडन करी के बाद यहाँ पर रखा है फोर्थ प्लेस में। ब्रैंडन को सिर्फ थर्ड पर रखने की वजह इसलिए क्योंकि वो पिछले साल के मिस्टर ओलंपिया है, पॉसिबली वो भी फोर्थ आ सकते हैं। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? मेरी बात, हम यहाँ पे क्या करने? मैंने जैसे कि बोला है कि ज़रूरी नहीं है कंपटीशन फिल हीथ और ब्रैंडन करी के बीच में हमें देखने को मिले, दो मिस्टर ओलंपियाज है, इसी वजह से नहीं। फिल और ब्रैंडन के बीच में हार्डी शूपन एक अच्छी खासी दीवार बन सकते हैं। फिल और ब्रैंडन के बीच में बिग रैमी एक दीवार बन सकते हैं, और इन दोनों के बीच में एक दो प्लेयर्स का गैप हो सकता है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं फिफ्थ प्लेसिंग की। तो वही है कि डेक्स्टर बचे हैं, रोली बचे हैं, विलियम बचे हैं, तीनों ने एक दूसरे को बीट किया हुआ है।
यहाँ पर चिचा की बात करता हूँ यार, बहुत हमारे तो फेवरेट है सब लोगों की, क्योंकि इतने रिस्पेक्टेड बॉडी बिल्डर है, कब से कम्पीट करे, 99 में खेला था पहली बार। तो यहाँ पर 2005 का ओलंपिया इन्होंने नहीं खेला था, और उस वजह से 99 से लेकर के सन 2020 तक पूरे 20 साल इनके बन गए सिर्फ ओलंपिया में खेलने के। बाकी प्रो डेब्यू उससे पहले इन्होंने कर लिया था। तो बहुत ज़्यादा इन्होंने अपना टाइम दिया है पूरी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री को और इस स्पोर्ट को, इस वजह से उनका लास्ट ओलंपिया, और बहुत लोग इस मामले में इमोशनल भी शायद होंगे। चचा के लिए यही बात बोलना चाहता हूँ कि यार कोई भी उनको प्लेसिंग मिले, 4th 5th, हमेशा वो आ ही जाते हैं। चाहे रॉनी कोलमैन का एरा रहा हो तब भी 3rd 4th आते थे, चाहे ब्रेंडन करी का एरा रहा हो, उनको तो 4th आना ही है, और कंसिस्टेंटली वो टॉप 5 के अंदर आते रहे हैं। तो लाइनअप कैसा भी हो वो इसी रेंज में रहते हैं लगभग, और हर एक प्लेसिंग से खुश रहते हैं। मतलब दिल बड़ा है काफ़ी चचा का, हमेशा ही कोई भी प्लेसिंग दे दो, 5th भी आ जाएगी, 6th 7th भी आ जाएगी, तब भी हमेशा खुशी के साथ में ही स्टेज से जाते हैं। तो जो भी है, मतलब यार यही वाली अभी चीज़ है कि मतलब थोड़ा सा इमोशनल हो गया हूँ। थोड़ी बातें कर लेते हैं इनके बारे में, क्योंकि अब आखिरी बार दिखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो डेक्स्टर ने बताया कि बॉडी बिल्डिंग को भी लंबे टाइम तक किया जा सकता है, 50 की उम्र तक। सेकंड चीज़ ये बताई कि इसको इंजरी फ्री रह के किया जा सकता है। और तीसरी चीज़ ये कि इसमें अगर ठीक अप्रोच आपकी रहे तो आप अच्छा भी प्लेस कर सकते हो और नए नए बॉडी बिल्डर्स तक को हरा सकते हो, और ये चीज़ डेक्स्टर जैक्सन ने करके दिखाई है। तो मतलब बात ही क्या बोलूँ मैं, चिचा अपने जब चलते हैं मस्त एंट्री लेते हुए स्टेज पर आते हैं, स्वैग ही अलग होता है एकदम। मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या सोच रहा है, एकदम बढ़िया अपने फुल रिलैक्स्ड तरीके से चलते हुए आते हैं, पोज मारते हैं। स्माइल देखो जब साइड चेस्ट पोज करते हैं, लड़कियां क्या मतलब लड़के भी कायल हो जाए चिचा की स्माइल के। तो हर चीज़ बहुत ही अनोखी है, इसी वजह से ऐसे बॉडी बिल्डर बन पाए। सबसे बड़ी बात लेकिन इनकी जो इन्होंने जो दुनिया को दिखाई है और गलत प्रूफ करा है वो इस चीज़ में कि बैंटम वेट कैटेगरी के बॉडी बिल्डर थे ये 92 में जब खेलते थे। और ऐसे में अगर एक एथलीट आज खेल के देखे तो उसको लोग क्या सलाह देंगे कि कभी बॉडी बिल्डिंग करना, कभी भी नहीं। कहेंगे मेंस फिजिक में खेल लो, उससे ऊपर की आपकी बॉडी नहीं है, आपके अंदर मास इकट्ठा, आपकी बॉडी पकड़ ही नहीं पाती मसल मास को। और यही डेक्स्टर जैक्सन की बॉडी हमेशा से रही भी है, कभी भी मासिव बॉडी बिल्डर्स की श्रेणी में नहीं आ पाए, उस क्लास में नहीं रह पाए, लेकिन जब जब खेलते हैं तो उन तक को हरा करके चले जाते हैं। आज भी मासिव होने की कोशिश करते हैं, थोड़े टाइम ट्रेनिंग ना करें तो उसके बाद एकदम से बॉडी उनकी मसल्स को छोड़ देती है। वो चीज़ उनके अंदर हमेशा उनके जेनेटिक्स से ऐसे हैं कि वो बल्कि नहीं हो पाते। ऐसे में एक बैंटम वेट से सीधा मिस्टर ओलंपिया तक का सफ़र तय करता है, और उसके बाद भी खेलते जा रहे हैं, सारे टाइटल्स जीते हुए हैं दुनिया का, कोई टाइटल नहीं छोड़ा। 30 प्रो विक्ट्री का रिकॉर्ड बस बनने ही वाला है, क्या क्या नहीं करा। रॉनी कोलमैन 2012 में आए मास्टर्स ओलंपिया खेलने, चिचा ने वो भी उनको नहीं जीतने दिया, वो टाइटल भी लेकर के चले गए, डेनिस जेम्स को भी हरा दिया, सबको हरा रखा है। मतलब चाहे उनके वर्स्ट पे क्यों ना सही, लेकिन सब कुछ कर रखा है, ये कर रखा है इन्होंने अपनी लाइफ में, और एक भी एथलीट को इन्होंने छोड़ा नहीं हराने के मामले में। और इससे ज़्यादा क्या एक एथलीट से, एक बॉडी बिल्डर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसने कि बॉडी बिल्डिंग के मायने ही बदल के रख दिए। लोगों के अंदर एक परसेप्शन बदल दिया कि नहीं, ये एज रिलेटेड स्पोर्ट अब इतना नहीं है जितना कि स्मार्ट अप्रोच करने वाला एक स्पोर्ट बनता जा रहा है। आप इसको ठीक से अप्रोच करो, आप टाइटल्स भी जीतोगे, आप इंजरी फ्री भी रहोगे, आप ऐसे जेनेटिक्स रखते हुए भी मिस्टर ओलंपिया बन सकते हो। तो ये सब करा है हमारे चिचा ने, और दुनिया को बताया बॉडी बिल्डिंग का एक दूसरा मतलब। इसके लिए हमेशा इनको एक वो मिलना चाहिए, एक स्पेशल प्रेज़। और सबसे बड़ी बात ये चीज़ इनको दुनिया के बेस्ट बॉडी बिल्डर्स की लीग में खड़ा कर देती है। और दिल इतना बड़ा रखते हैं चिचा के, दूसरों की खुशियों में ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लाइक इस वाली फ़ोटो में आप देखो, बोनैक जब जीते आर्नोल्ड क्लासिक 2018 में, तो उनसे ज़्यादा खुश डेक्स्टर लग रहे थे। तो ये चीज़ें होती हैं, ये होती है एक अच्छी स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्समैनशिप कि आप एक दूसरे के प्रति जो रखते हैं, और वो चीज़ डेक्स्टर ने साबित करी है सालों साल। और 20 साल ओलंपिया में देने के बाद, और लगभग 21-22 साल पूरे एक प्रोफेशनल करियर को जीने के बाद में इन्होंने यहाँ से अब रिटायरमेंट लेने का फैसला करा है। फिर भी मैंने जैसे कि बताया कि 1-2 शोज़ हमें अभी इसके बाद खेलते हुए दिखेंगे, क्योंकि इनको अपनी 30 प्रो विक्ट्री का रिकॉर्ड एस्टेब्लिश करना है। स्ट्रेट बात करते हैं, चचा वर्सेस बोनैक, कौन ऊपर आएगा? मेरे हिसाब से यार बोनैक, क्योंकि देखो बोनैक के पास में अभी ज़्यादा बेहतर राउंड लुकिंग मसल्स रही है, हमेशा से रही है, और ज़्यादा फ्रेश लुकिंग मसल्स उनके पास में है। आर्नोल्ड जीत करके बैठे हैं इस साल का, और अपनी पीक पर ही चल रहे हैं एक तरह से। हालांकि लेग्स में उनके साथ प्रॉब्लम है, लेकिन पिछले साल जो दिखे थे वो वर्स थे, उससे बेहतर इस साल भी दिख गए आर्नोल्ड के अंदर। और मेरे हिसाब से जितना आर्नोल्ड में दिखे उतना ही अगर अभी दिख जाए तो डेक्स्टर को बीट करने के लिए काफ़ी है। और इसीलिए मैं इनको यहाँ पर 5th पर और फिर अपने चचा को आखिर में 6th पर रखना चाहूँगा। यहाँ पर 7th नंबर अगर बात करें तो रोली विंटलर का रह सकता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब।
विंकलर भाई का तो पिछले साल से इस साल तक का समय ऐसा बीता है कि मतलब कोई पूछने वाला भी नहीं है, ऐसा लगा, क्योंकि अब उनके फैंस भी उनको लेकर के कुछ खास एक्साइटेड नहीं नज़र आते। 2018 में हालत ऐसी थी कि रोली विंकलर के लिए माना जाता था कि मिस्टर ओलंपिया बन सकते हैं। शॉन रोडन के बाद सेकंड पर उनको आना चाहिए था, क्योंकि बैक टू बैक उन्होंने शोज़ जीते थे, बहुत अच्छी फिजिक दिखाई थी। बट 2019 में एक ऑफ सीज़न लुक दिखाने के बाद में बहुत लोगों को उन्होंने मायूस करा और एक्चुअली में इंटरेस्ट खो दिया फैंस की तरफ से, और एक एक्साइटमेंट सी ख़त्म हो गई उनको लेकर के। अभी विंकलर ऐसे लग रहे हैं कि मानो इस साल किसी और ही डिवीज़न के लिए तैयारी कर रहे हो, क्योंकि इतना स्मॉल साइज़ हमने उनका नहीं देखा पिछले कई सालों से, क्योंकि वो साइज़ को लाने के लिए ही जाने जाते हैं। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम है, उनकी लोअर बॉडी में मास नहीं है, तो उन्होंने सोचा चलो लोअर बॉडी इंक्रीज़ नहीं हो रही तो अपर बॉडी को ही छोटा कर लेते हैं। मुझे लग रहा है कि ये शायद उनकी स्ट्रैटेजी हो सकती है, जो कि अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं साबित होने वाली, क्योंकि हमने इससे बेहतर वर्जन उनका देखा हुआ है। भले ही वो एक अनबैलेंस्ड वर्जन था, लेकिन फिर भी एक मासिव, एक ज़्यादा साइज राउंडनेस वाले विंकलर को देखने के बाद एक छोटा वर्जन देखने को अगर मिले तो शायद वो उतना ज़्यादा एक्साइट ना करे फैंस को। माना कि वो बैलेंस हो सकते हैं, माना कि वो शार्प और ज़्यादा दिख सकते हैं, पर एक छोटा बॉडी बिल्डर देखने के लिए कोई भी इंसान बॉडी बिल्डिंग की गेम को नहीं देखता, स्पेशली अगर वो बॉडी बिल्डर पास्ट में फ्रीकीनेस के लिए जाना जाता था। तो यहाँ पर ये पॉइंट है जो मैं रखना चाहता हूँ। और अगर रोली सही में उतना बड़ा आने में कामयाब रहते हैं, ज़्यादा राउंड, ज़्यादा शार्प, तो फिर तो क्या बात है। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है वो हमें ज़रूर स्मॉल दिखाई देंगे। और देखते हैं बैलेंस प्रपोर्शंस उनके किस तरह से दिखते हैं, लेग्स क्या सही में उनके बड़े दिखेंगे या फिर इस इल्यूजन के कारण भी बड़े दिखेंगे। वो चीज़ देखने में मैं बोलूँगा कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। ये नहीं कहूँगा कि एक्साइटिंग, ये नहीं कहूँगा कि मज़ा आएगा, लेकिन हाँ कुछ डिफरेंट इस बार उनकी फ़िज़ीक में वो दिखाने की कोशिश करेंगे ज़रूर। और हाँ, ये नहीं हमें भूलना चाहिए कि विंकलर वैक्यूम कर लेते हैं, पिछले साल उन्होंने करके दिखाया था, तो ये थी एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट जो उन्होंने अपनी फ़िज़ीक में करा था। और ये इसलिए सबसे बड़ी बात थी कि इसके लिए उन्होंने अपना साइज़ सेक्रीफाइस नहीं करा था। एक एक्सट्रीम मासिव बॉडी बिल्डर होते हुए बड़े गट के साथ में उन्होंने वैक्यूम तक वो लेकर गए अपनी फ़िज़ीक को। ये चीज़ आज तक विंकलर से पहले किसी ने नहीं करी। अब इस साल दोस्तों कई सारे नए बॉडी बिल्डर्स भी शामिल हुए हैं लिस्ट में, लेकिन कुछ एक आध पुराने भी हैं, जैसे सेड्रिक मैकमिलन जैसे हो गए। तो सेड्रिक की क्या प्लेसिंग आएगी, इस पर बात कर लेते हैं। सेड्रिक आएंगे 9th, लो हो गई बात नहीं। लेकिन सच में यार एक बात प्रॉब्लम ये निकल के आती है कि ये पता लगा है कि सेड्रिक के साथ शायद कोई इंजरी हो गई है, उनके कॉलर बोन में शायद प्रॉब्लम है, और साथ ही साथ उनके रिस्ट में भी कोई इंजरी हुई है, जिसके चलते अभी ये आसार बन रहे हैं कि शायद वो इस साल का ओलंपिया ना खेल पाए। तो ये तो आने वाला टाइम बताएगा, लेकिन फिलहाल पोस्ट जो उन्होंने डाला उसको देख के लग रहा है कि नहीं आने वाले वो। फिलहाल नाथन डे आशा की अगर बात करूं तो वो भी इस साल नहीं खेलने वाले, पिछले साल भी नहीं खेले थे, और 2018 में हमने लास्ट उनको खेलते हुए देखा था। नाथन डे आशा के साथ पिछले साल तो ड्रग चार्जेस में वो फंस गए थे, जिसके चलते वो नहीं आ पाए ओलंपिया में खेलने के लिए। इस बार उनके जिम की प्रॉब्लम चल रही है, यूके में उनके जिम नहीं खोलने दे रही पुलिस, वहाँ की गवर्नमेंट जो है, उस चक्कर में वो लड़ाई कर रहे हैं। तो अभी तो शायद खुल गए हैं उनके जिम्स, लेकिन देख करके ये पता लग रहा है कि वो प्रेप नहीं कर रहे और इस साल का ओलंपिया वो नहीं खेलने वाले। लेकिन अगर सही में सेड्रिक नहीं खेले तो फिर इस बार का 9th प्लेस कौन लेगा, क्योंकि 9th तो सेड्रिक का ही हमेशा एक फिक्स प्लेस रहता है, 9th उनका, 4th डेक्स्टर का। तो इस प्लेस पर मुझे लगता है एक फ़ाइट हो सकती है अच्छी, और वो रहनी चाहिए हंटर लब्राडा और जस्टिन रॉड्रिग्यूज के बीच में, पॉसिबल हो सकता है। और सही बताऊं तो अकीम विलियम्स भी, क्योंकि पिछले साल अकीम 9th प्लेस करके टॉप 10 बॉडी बिल्डर्स में सेलेक्ट हो गए थे, और इस साल तो अकीम ने शिकागो प्रो को जीता हुआ है जस्टिन को हरा करके। तो अकीम का भी इस वक्त बहुत सॉलिड एक रन चल रहा है, और काफ़ी श्रेडिड दिखने लग गए हैं अब वो पहले से, और काफ़ी कंप्लीट बॉडी बिल्डर है। कंप्लीटनेस की बात करी जाए तो हंटर लब्राडा भी बिल्कुल कंप्लीट ही दिखते हैं। सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपना प्रो डेब्यू जीता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है अपने आप में। तो इसका मतलब उनकी फिजिक बैलेंस में काफ़ी है, लेग्स जो यहाँ पर बॉडी के साथ में मेल खाते हैं, और आजकल जजेस सबसे ज़्यादा इस चीज़ को ही देखने लग गए हैं। आप कितने बजे कंडीशन शार्प हो, लेकिन अगर आपके लेग्स थोड़े भी स्मॉल हुए तो जजेस आपको पीछे डाल देंगे, जैसे कि हमने होते हुए देखा है मैक्स चार्ल्स के साथ में। और यहीं पर ही अगर बात करूँ मैं जस्टिन रॉड्रिग्यूज और अकीम विलियम्स की, ये लोग भी बहुत ज़्यादा बैलेंस है ऊपर और नीचे में। तो इसीलिए मैंने बोला कि चांसेस इन तीनों के में से किसी के भी हो सकते हैं कि 8th, 9th और 10th स्पॉट इनमें से कोई लेगा। अब बचते हैं टॉप 10 के बाहर के बॉडी बिल्डर्स। इनको हमेशा प्रिडिक्ट करने में एक आलस आता है, लेकिन करेंगे ज़रूर आज इन सबको भी। अब इनमें ऊपर आना चाहिए ल्यूकास को। अभी ये मैं प्लेसिंग वाइज नहीं दे सकता, क्योंकि मतलब टॉप 10 के बाहर है, क्या प्लेसिंग रखूँ। तो ल्यूकास ऊपर रहेंगे, मैक्स चार्ल्स और जॉन मोराल, तो ये सब ऊपर रहने चाहिए। अब वो ये है कि जेम्स हॉलिंगसेड भी यहीं पर ही आसपास इनके रहेंगे। और आखिरी में मुझे लगता है नंबर लगना चाहिए राफेल ब्रांडियो का, क्योंकि उनकी फ़िज़ीक पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वो एक क्लासिक फ़िज़ीक एथलीट है, ना कि एक बॉडी बिल्डर वाली फ़िज़ीक अभी तक उनके पास है। तो इस वजह से मुझे लगता है जजेस उनको आखिरी में प्रेफरेंस देंगे, भले वो कितना मर्जी शार्प और पील्ड आए। राफेल की बॉडी बहुत बैलेंस में है, लेकिन साइज़ सबसे पहले देखा जाता है, और उन्हीं के आसपास या उनके भी बाद रहना चाहिए रीगन ग्राइम्स को, क्योंकि रीगन की फ़िज़ीक तो बिल्कुल ही मतलब अभी अनमेच्योर फ़िज़ीक है। तो उस मामले में जजेस आई थिंक इन लोगों को ही आखिर में रखेंगे, रीगन को, राफेल को।
बाकी जितने भी एंटोन वैलेंट अगर हो गए, एंटोन वैलेंट की फिजिक पे भी अभी ज़्यादा मास नहीं है, इस वजह से ये भी एंड के बॉडी बिल्डर्स की लिस्ट में ही आएंगे। लेकिन मैक्स चार्ल्स के ऊपर एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा, मतलब इतना ज़्यादा गज़ब के बॉडी बिल्डर है ना ये, इतने बार इन्होंने अपने प्रो शोज़ खेले हैं, पिछले साल से लेकर के इस साल तक इन्होंने इतने प्रो शोज़ खेल डाले, एक भी शो जीत नहीं पाए, लेकिन पॉइंट स्टैंडिंग ऐसी बना दी कि नंबर 1 पॉइंट पर आकर के क्वालिफाई हो गए हैं। मतलब अगर सच में ऐसा कोई रूल होता ना कि पॉइंट स्टैंडिंग से ही आपको ओलंपिया की ट्रॉफी भी मिल जाए, मैं पक्का बता सकता हूँ मैक्स भाई वो भी कर जाते। फिलहाल ये इस वक्त खड़े हैं नंबर 1 पे पॉइंट स्टैंडिंग के मामले में, सेकंड पर इनके बाद आती है जस्टिन रॉड्रिगेज, थर्ड पर रीगन ग्राइम, सारी बातें हमें पता ही है। तो यही था दोस्तों, टोटल मतलब 21 बॉडी बिल्डर्स हैं जो कि क्वालिफाइड है, लेकिन उनमें से 2-3 बॉडी बिल्डर्स हमेशा बाहर निकल ही जाते हैं, जैसे इस बार सेड्रिक का लग रहा है और नाथन डयाशा नहीं आने वाले। तो इस वजह से लगभग मान के चलो कि 18-19 बॉडी बिल्डर्स हमें खेलते हुए दिखाई देंगे, और यही थी पूरी की पूरी प्रेडिक्शन इसके अंदर। यहाँ पर ना थोड़ा सा चीज़ों को लेकर इंटरेस्टिंग बनाते हैं और राइवलरी के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि बात हो लड़ाई झगड़ों के बारे में भी जो इंडस्ट्री में चल रहे हैं। यहाँ पर अभी फिलहीत और अब्दुल्ला के बीच में कुछ बात हुई थी लगभग 15 दिन पहले, जिसमें कि फिलहीत ने तो कुछ नहीं बोला, अब्दुल्ला ने ये पोस्ट डाला था। इसको पढ़ते हैं क्या था ये। तो पोस्ट कुछ ये कहता है, हेयर इज़ द लुक ऑफ द किंग इन टुडेज बॉडी बिल्डिंग, हिज फेस लुक्स लाइक 2 weeks आउट, not like the one who claims being a king, but in reality he is living in the past, posting an old pic of him, we will teach him lesson in 7 weeks। तो जहाँ तक है इन्होंने ये वाली पिक इसके ऊपर बोली, जो फिल ने ये वाली पिक डाली थी, और ये इन्होंने नहीं डाली थी, इनकी शायद वाइफ ने डाली थी। यहाँ पर अब्दुल्ला का जो इस तरीके से कमेंट आ रहा है ना, और लगातार इस तरीके से जो कमेंट्स आते रहे हैं पास्ट में, एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियरली बोल सकता हूँ, अगर ब्रैंडन करी का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है वो फिलहीत नहीं है, वो अब्दुल्ला है। मतलब क्या आपने आज तक कभी किसी मिस्टर ओलंपिया कोच को किसी एथलीट से लड़ते हुए देखा है? एक एथलीट से लड़ता है, बहुत बार हुआ है, पर कोचेज़ कभी इन चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करते। मैं बताता हूँ एक कोच का काम क्या होता है। एक कोच का काम ये होता है कि वो असिस्ट करे एक बॉडी बिल्डर को, जिसके लिए उस बॉडी बिल्डर ने उसको पैसे दिए हैं और सालाना या मंथली या प्रेप के दौरान पे देता है। इससे फालतू काम उसका नहीं है। उसका काम है न्यूट्रिशन प्लान बनाना, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बना करके देना, एक बॉडी बिल्डर की प्रेप करवाना। अब ये भी उस बॉडी बिल्डर की मर्जी है कि वो करेगा कि नहीं करेगा, उसके हिसाब से। एक बॉडी बिल्डर उसको पैसे दे रहा है और कोच का काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अब्दुल्ला क्या एक कोच है या फिर एक एडवोकेट बनते जा रहे हैं, क्योंकि ये हर वक्त एक ही पोस्ट करते रहते हैं कि ब्रैंडन करी कितने महान हैं फिलहीत से। मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं, वो भी एक नेगेटिव टोन में हर बार, और फिल कभी ब्रैंडन को बीट नहीं कर सकते। ब्रैंडन के जेनेटिक्स इतने अच्छे हैं, 2 weeks आउट लग रहे हैं वो तो इस फोटो के अंदर, और फिल के अंदर ऐसा है कि जो ब्रैंडन पोस्ट करते हैं उसको वो कॉपी करते हैं। मतलब कंटिन्यूसली ब्रैंडन को बहुत ऊपर दिखाने की कोशिश और फिलहीत को बहुत नीचे दिखाने की कोशिश। एक तो ये होता है कि यार आप एक हेल्दी वे में चलो, एक जो राइवलरी है वो भी आप बहुत ही ज़्यादा सही वे में राइवलरी रखो कि कंपटीशन से पहले, उसके बाद ठीक है ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये बरसाती मेंढक की तरह जो उछलने वाले काम है ना, ये कर रहे हैं अब्दुल्ला। जब से उनके क्लाइंट मिस्टर ओलंपिया बने तो वो सोचते हैं कि उनसे ज़्यादा महान कोच नहीं हो सकता कोई, जबकि ये चीज़ भूल रहे हैं कि उसके बाद से ही ब्रैंडन करी को सबसे ज़्यादा नफरत, सबसे ज़्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि सिर्फ एक मिस्टर ओलंपिया बनना ही बॉडी बिल्डर का काम नहीं होता, अपने आप को उसके लायक ठहराना भी पड़ता है, जो कि ब्रैंडन करी करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अब्दुल्ला ने बिल्कुल एक उनके आगे एक शीशे की दीवार या शीशे की एक दुनिया बना रखी है कि नहीं, तुमसे ज़्यादा महान कोई नहीं है, मेरे से ज़्यादा महान कोई कोच नहीं हो सकता, और तुमसे ज़्यादा महान कोई बॉडी बिल्डर नहीं हो सकता दुनिया में। और ये सब जो फिलहीत जैसे लोग हैं ये कुछ नहीं कर सकते, ये लोग पास्ट में जीते। सबसे पहले मेरे को एक चीज़ ये जाननी है कि एक चीज़ मुझे बताओ, दुनिया का एक मिस्टर ओलंपिया मुझे बताओ जो पास्ट में नहीं जीता हो। ये एक कड़वा सच है, एक मिस्टर ओलंपिया हमेशा पास्ट में ही जीता है, कुछ एक आध को छोड़ करके, जैसे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसे हो गए, जो कि फर्दर और दूसरी इंडस्ट्री में चले गए, फिल्म इंडस्ट्री में। अब वो आगे की बातें करते हैं, वहाँ की बातें करते हैं। लेकिन जो लोग आज भी बॉडी बिल्डिंग से जुड़े हुए हैं, रिटायरमेंट हो गई है, अपने सप्लीमेंट कंपनीज चला रहे हैं, किस चीज़ की बातें करके चला रहे हैं वो? क्या वो प्रोडक्ट्स जो बेचते हैं अपने, वो अपने पुरानी बनी हुई जो बुनियाद है जिसके ऊपर उन्होंने अपनी पूरी की पूरी लेगेसी बनाई है, उसके ऊपर वो अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेचते? डोरीनेट्स क्या आज की बॉडी दिखाते हैं और तब आपको अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं? उनकी एचआईटी को क्यों आप मानते हो? क्योंकि उन्होंने उससे रिजल्ट्स पास्ट में अचीव करे थे, ना कि आज। हर एक बॉडी बिल्डर पास्ट में ही जीता है, क्योंकि पास्ट में वो अपने बेस्ट पर होता था। आज वो अपने करियर में नीचे आ चुका है, आज उसका करियर ख़त्म हो चुका है। आज फ्लेक्स व्हीलर को कौन देखता है? कोई भी नहीं देखता। लेकिन फ्लेक्स व्हीलर से कोचिंग लेने के लिए सब लोग जाते हैं, उनसे पोजिंग प्रैक्टिस सीखने के लिए सब लोग जाते हैं, क्योंकि वो उनके पास्ट में उन्होंने सीखा हुआ था, उसकी वजह से वो महान बने थे, अपनी बॉडी की वजह से वो महान बने थे। जे कटलर आज भी बोलते हैं, हाय दिस इज़ 4 टाइम मिस्टर ओलंपिया जे कटलर। क्यों लगाते हैं 4 टाइम मिस्टर ओलंपिया? अब थोड़ी ना है कोई, हमेशा थे और हमेशा रहेंगे, क्योंकि उन्होंने पास्ट में ज़रूर करा था, लेकिन उसकी वजह से उनकी लेगेसी पूरी ज़िंदगी पर बनी रहेगी। तो ये वर्ड्स चलते हैं, 6 टाइम मिस्टर ओलंपिया डोरीनेट्स, 4 टाइम मिस्टर ओलंपिया जे कटलर, 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया फिलहीत, सब कुछ पास्ट में ही तो था।
तो ये सब जो बेकार की बातें हैं ना कि बॉडी बिल्डर्स पास्ट में जीते हैं, वो हर एक बॉडी बिल्डर करता है। अब करीबी कोई इस वक्त के चैम्पियन नहीं है, वो भी पिछले साल के ही थे। आई थिंक ये बहुत बेवकूफ़ाना चीज़ है जो कि अब्दुल्ला ने बोली है, लेकिन अपने आप को इतना महान दिखाना, और सबसे बड़ी बात है कि एक बॉडी बिल्डर का अपमान करना, वो भी ऐसा जो कि 7 टाइम्स ओलंपिक रह चुके हैं, कब से कम्पीट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा घटिया चीज़ मुझे यही लगी। स्पोर्ट्स के अंदर ना एक कॉम्पिटिटिवनेस होती है दोस्तों, लेकिन साथ ही साथ ना एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है एथलीट्स के अंदर एक दूसरे के लिए। यहाँ पर अब्दुल्ला उस चीज़ को ख़राब कर रहे हैं, स्पोर्ट में गंदगी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका नौकर बड़ा बदतमीज है, ऐसा कहो मेरा मुंह ना लगे। तो भाई यही बात बोलूँगा यार, देखो जितना काम है उतना करना चाहिए, ज़्यादा महान बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और ख़ुद की मानता कहाँ से आती है, खुद सारा कहाँ से सीख करके बैठे हैं, बाहर के इन्हीं एथलीट्स और इन्हीं कोचेस से, जैसे कि जॉर्ज फेरा से सब कुछ सीखते हैं, वहाँ से सीखते हैं, यहाँ पे बताते हैं। जो बीच में मीडियोकर लोग काम नहीं करते, बीच के लोग, वो जो क्या बोलते हैं उनको, वो काम है अब्दुल्ला का। और यहाँ पर ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात जॉर्ज फेरा ने बोली है कि अब्दुल्ला ने ही मेरे से सब कुछ सीखा है, और मेरे से सीख करके वो आगे अपने कुवैत के क्लाइंट्स को बताता है। तो यहाँ पर इतना महान बनने की क्या ज़रूरत थी? एडवोकेट क्यों बनते हो? अपना काम करो, जितना होना चाहिए, जितना करना चाहिए उतना करो। यहाँ पे गंदगी नहीं फैलानी चाहिए ना। इस वजह से अब्दुल्ला की ये हरकत मुझे बहुत ही बेवकूफ़ाना लगती है, और इसलिए मैं कहता हूँ सबसे बड़े दुश्मन अगर ब्रैंडन करी की कोई है तो वो अब्दुल्ला है। फिलहाल वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बहुत लंबी हो गई है। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय, शुक्रिया।